हमने देखा कि बीते दिनों भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ और इस बैठक में कई उपलब्धियां भारत के हाथ लगी और इनमें एक उपलब्धि ये रही कि भारत अफ्रीकी संघ को G20 समूह की सदस्यता दिलाने में कामयाब रहा। दरअसल अफ्रीकी संघ सालों से G20 में शामिल होने की कोशिश में था, जिसे आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। असल में जानकारों का मानना था कि अफ्रीकन यूनियन 55 देशों वाला एक व्यापक समूह है और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए G20 समूह में जगह मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि G20 समूह को अफ्रीकी संघ की जरूरत है। दूसरी तरफ इसे भारत की कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जिस ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए भारत और चीन के बीच होड़ थी, उसमें अब भारत को बढ़त मिल गई है। अफ्रीका में भारत को मिली इस बढ़त को चीन के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अफ्रीकी संघ के G20 के दायरे में आ जाने से भारत को आखिर क्या फायदा होगा। वहीं दूसरा सवाल ये है कि भारत कैसे ग्लोबल साउथ का नेता बनने की राह पर अग्रसर है। इसके अलावा चीन के सामने भारत ने कैसे चुनौती रख दी है। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले से ही G20 का सदस्य है, इसलिए शेष अफ्रीका की आबादी का 96% और इसकी GDP का 85% हिस्सा इस अहम मंच से दूर था। अफ्रीकी महाद्वीप 1.4 अरब लोगों का घर है और यह आबादी चीन या भारत के लगभग बराबर है। और अगर अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखें तो अफ्रीकी देश दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। तो ऐसे में अब तक विश्व अर्थव्यवस्था के इतने बड़े हिस्से को बाहर रखना G20 की प्रभावशीलता के लिए उचित नहीं था। और अब जब अफ्रीकी संघ G20 में शामिल हो गया है, तब ये समूह 55 अतिरिक्त सदस्यों, कम आय वाले देशों के बड़े हिस्से और दुनिया की लगभग 80% आबादी के विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरी ओर अफ्रीका तुलनात्मक रूप से गरीब महादेश है। इस महादेश की एक बड़ी आबादी पिछड़ी हुई है। साथ ही ये एक संवेदनशील क्षेत्र है जिसे सहयोग और विकास की जरूरत है। और G20 जैसे आर्थिक समूह में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के होने से अफ्रीका के ज्यादातर देश आर्थिक लाभ नहीं उठा पा रहे थे। और अब अफ्रीकी संघ के इसके सदस्य बन जाने से इस बात की संभावना ज्यादा है कि अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से मजबूत होगा। यही बात G20 के दूसरे देशों पर भी लागू होती है, क्योंकि अफ्रीकी संघ को जगह मिलने से बाकी देश अफ्रीका से ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। दरअसल अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा का खजाना है और दुनिया के देशों को इसकी जरूरत है। अफ्रीका के देश सोना, क्रोमियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, हीरे और यूरेनियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए हैं। लेकिन अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने से सिर्फ वहां के देशों का ही फायदा नहीं है, बल्कि भारत को अपनी कोशिशों का बदला भी मिलेगा। असल में भारत के लिए अफ्रीका का विकास उसकी विदेश नीति के लक्ष्यों की बुनियादी जरूरत है और भारत हमेशा बहुपक्षीय संगठनों में अफ्रीका को शामिल करने का मुखर समर्थक रहा है। और हाल के सालों में अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते बेहद निरंतर और नियमित रहे हैं। भारतीय विदेश और आर्थिक नीति में अफ्रीका की बढ़ती भूमिका हमारे बढ़ते राजनयिक प्रयासों में साफ साफ दिखती है, जो मौजूदा वक्त में 43 अफ्रीकी देशों को कवर करता है। इसके अलावा ये भी अहम है कि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 18% अफ्रीका से, खासकर नाइजीरिया, अंगोला, दक्षिण सूडान जैसे देशों से आयात करता है। अफ्रीकी महाद्वीप भारत के 20% कोयले का भी स्रोत है। इसके अलावा काजू का लगभग 90% और इतना ही फॉस्फेट भारत अफ्रीका से आयात करता है। तो भारत का संपूर्ण उर्वरक उद्योग इस बात पर आधारित है कि वो मोरक्को, ट्यूनीशिया और सेनेगल जैसे देशों से क्या खरीदता है। भारत की कोशिश अफ्रीका के साथ जुड़कर उसके विकास में सहयोगी बनने की है। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के सबसे तेज विकसित होते क्षेत्रों में से एक है, जो आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषा की दृष्टि से विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें खास बात यह है कि अफ्रीका हमेशा भारत से सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी रखता है।
दुनिया का ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी भारत से जुड़ा हुआ रहा है। तो ऐसे में जब भारत अफ्रीका को G20 समूह में जगह दिलवाने में कामयाब रहा है, तब भारत के नजरिए से निवेश का एक बड़ा बाजार तैयार होगा और उम्मीद है कि अफ्रीका में भारत चीनी चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत की कोशिशों के बाद अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने से भारत को ग्लोबल साउथ का नेता कहा जाने लगा है। अब ये क्यों कहा जाने लगा है, इससे पहले आप ग्लोबल साउथ को जरा समझ लीजिए। तो मोटे तौर पर चीन, भारत, ब्राजील और अफ्रीका को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ये पूरी तरह कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन ये देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। दरअसल ग्लोबल साउथ में खासकर दक्षिणी गोलार्ध के वो देश हैं जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्थ में अधिक समृद्ध राष्ट्र हैं जो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं। इनमें ओशनिया तथा अन्य जगहों पर कुछ नए देश भी शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के ग्लोबल साउथ का नेता बनने की। तो ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए चीन और भारत में एक होड़ चल रही है। दरअसल अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने की कोशिश का श्रेय भारत और चीन दोनों लेना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति समावेशी रही है, वहीं चीन की विदेश नीति में बड़े छोटे का भाव रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन से लेकर सार्क जैसे संगठन भारत की इस नीति के सबूत है, लेकिन चीन ऐसे संगठनों से दूर रहा। मगर अब चीन को लग रहा है कि वो ग्लोबल साउथ का नेता बन सकता है, तो उसके सामने भारत सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर चुका है। और यही वजह है कि चीन ये नेतृत्व हासिल करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत को इसमें बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि जापान चीन के बरक्स भारत को ग्लोबल साउथ का नेता बनने की वकालत कर रहा है। दरअसल जापान के मुताबिक पश्चिमी देशों को ग्लोबल साउथ के देशों से जोड़ने में चीन की तुलना में भारत ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इसकी एक वजह है वो ये कि पश्चिमी देशों के चीन से रिश्ते तलखी भरे हैं। दूसरी वजह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जापान ऐसे ही देश के साथ अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारत ने चीन के सामने एक चुनौती पेश कर दी है और मौजूदा वक्त में अफ्रीका को सालाना $100 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसे अकेला चीन पूरा नहीं कर सकता। यही वजह है कि वहां अमेरिका और यूरोपीय देश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, कोरिया जैसे देश भी काम कर रहे हैं। और ऐसे में भारत के पास एक अच्छा मौका है कि वो अफ्रीकी देशों में निवेश करे और वहां चीनी दबदबे को कम करे। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मिस्र में गंभीर मानवाधिकार स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल मिस्र राजनीतिक कैदियों की रिहाई और अन्य मानवाधिकार मुद्दों पर अमेरिकी शर्तों को कायम नहीं रख सका है और अमेरिका का आरोप है कि मिस्र ने साल 2022 के बाद से जितने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया है, उससे ज्यादा कैदियों को उसने जेल में डाल दिया है। इसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिस्र को $85 मिलियन की सैन्य सहायता रोकने की योजना बनाई है। डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से मिस्र के गंभीर मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए सैन्य सहायता में $235 मिलियन से अधिक की रोक लगाने का आग्रह किया है। विदेशी सैन्य वित्त पोषण का खाका तैयार करने वाली समितियों को लिखे अमेरिकी विदेश विभाग के पत्र के अनुसार मिस्र से रोके गए $85 मिलियन में से $55 मिलियन को ताइवान में पुनर्निर्देशित किया जाएगा और शेष $30 मिलियन को लेबनान में भेजा जाएगा। चीन द्वारा किए जा रहे युद्धाभ्यास को लेकर ताइवान ने चिंता जाहिर की है
ताइवान के मुताबिक चीनी विमान वाहक पोत और जेट प्रशांत क्षेत्र में अभ्यास कर रहे हैं। वहीं इस मामले में विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हो रहा यह अभ्यास किसी विमान वाहक पोत से जुड़ा चीन का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपने शेडोंग विमान वाहक पोत और दर्जनों युद्धक विमानों को शामिल किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने 14 सितंबर की सुबह द्वीप के आसपास J-10 लड़ाकू विमानों सहित लगभग 35 चीनी युद्धक विमानों को ट्रैक किया है। इनमें से लगभग 28 विमानों ने द्वीप के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ के दक्षिण पश्चिमी कोने में उड़ान भरी थी, जबकि अन्य विमान बाशी चैनल से होकर गुजरे। बाशी चैनल ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। कुछ दिनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा के साथ संयुक्त रूप से ताइवान जलडमरू मध्य से होते हुए युद्धपोत भेजे थे। माना जा रहा है कि इसी के जवाब में चीन ने ये युद्धाभ्यास शुरू किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता बांग्लादेश को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने और उपग्रह प्रौद्योगिकी में सहायता प्रदान करने से संबंधित है। बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड की माने तो वो इस समझौते के तहत जो भी उपग्रह खरीदेगी वो पृथ्वी से लगभग 350 मील ऊपर की कक्षा में भ्रमण करेगा। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से फसलों और समुद्र की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि फ्रांस इंजीनियरिंग, ऊर्जा, एरोस्पेस और जल क्षेत्रों में बांग्लादेश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। क्या अफ्रीकी संघ के G20 समूह में शामिल होने से भारत ग्लोबल साउथ का नेता बन गया है? मूल्यांकन कीजिए।